चलो, कल जाने से पहले हमने कौन सा केस देखा था? थर्ड केस, राइट? थर्ड केस देखा था, और थर्ड केस किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो फोर्स कब वेरिएबल होता है, कब कांस्टेंट होता है, ये बता दिया था मैंने, राइट? ये भी बताया हुआ था कि जो फोर्स वेरिएबल होगा वो दो चीजों का फंक्शन होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन या तो टाइम का फंक्शन, राइट? अब अगर वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हुआ, लेट्स से जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन भी कैसे करना है? x को x के साथ, y को y के साथ और z को, तो आई गेस जाने से पहले फॉर्मूला लिखा दिया था, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं उसी पे बेस्ड। मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक फोर्स है, लेट्स से F इज इक्वल टू माइनस 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस z k कैप, या सिर्फ यहां पे मान लो लिखा हुआ है k कैप न्यूटन। तो एक फोर्स हमने ले लिया जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं माइनस 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस k कैप न्यूटन से। जब ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, और उसे डिस्प्लेस कर रहा है -2, -1, मीटर से 2, -2, 1 मीटर तक। तो तुम्हें बताना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया है। तुम यहां पे देख के समझ सकते हो कि इसमें x या y अगर आ रहा है या x y z तीनों आ जाए तो ये फोर्स कैसा हो गया है? वेरिएबल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये दिया हुआ है इनकी लिमिट, ये दिया हुआ है फोर्स, हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। ट्राई करो जरा एक बार। -5 जूल बता दे, जो आते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। +5। वेरी गुड। -15 जूल। -3 जूल। गुड। कितना बेटा? -5 जूल। -15 जूल। -7 जूल। -9 जूल। कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ। 26 का रिकॉर्ड रहा है, 26 डिफरेंट आंसर के रिकॉर्ड रहे हैं, राइट? जानबूझ के जो इतने सारे माइनस प्लस दिख रहे हैं ना, इसीलिए क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन में गलती करते हैं। 26 डिफरेंट आंसर आए। एक बार ऐसा हुआ है 10 से 12 लोगों का सेम आंसर था, और इस तरह से करके 12-13 अलग अलग आंसर थे, और आंसर उनमें से कोई सा नहीं था। ऐसा भी हो जाता है। देखो क्या आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो जाए। -11 जूल। -7 माइनस किसका है? -13 जूल। वाह।
अच्छा, कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं कि सर हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे हमारे इतने आंसर। क्वेश्चन सिंपल सा है, इतने आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैलकुलेशन गलत कर रहे हो तुम, तो कोई बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। पर हाँ, हो सकता है इनमें से कोई सा आंसर न हो, किसी और का आंसर सही हो। तो जो तुमने कैलकुलेशन किया है, जो आंसर ला रहे हो वो करते जाओ, बता दो। -11 जूल, -5, -16, 16। मैं अभी सॉल्यूशन देखूंगा अगर तुक्के में बोल रहा है तो। सॉल्व किया हुआ है, 8 जूल आ रहा है। चलो इधर कोई आर्यभट्ट, -9 जूल लिखा हुआ है, -7, -17, -7, -17। वाह, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने सारे डिफरेंट आंसर्स, एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं क्या किया तुमने, गलती। और ये सबसे वर्स्ट टाइप का मिस्टेक होगा, तुमने पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब कुछ किया, उस तरह का क्वेश्चन आ गया, गलती कहां कर रहे हो? कैलकुलेशन में। ऑब्वियस बात है, एक क्वेश्चन का इतना अलग अलग आंसर आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन ही गलत होगा, राइट? कैलकुलेशन ही गलत होगा, और ये हर साल होता है। रीजन ये है, यहाँ पे जानबूझ के इतना सारा प्लस माइनस दिया हुआ है और तुमको स्क्वायर करना, माइनस करना, इसी में क्या करते हो? गड़बड़ करते हो। और अगर यहाँ पे इतनी गड़बड़ी कर रहे हो तो एग्जाम में कितनी गड़बड़ी करोगे? सोचो, वहां तो और ज्यादा प्रेशर रहता है, राइट? वहां तो कोई देखने वाला नहीं है, कितनी गलती करोगे? तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ पे। बात आ रही समझ में? चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो fx को dx के साथ, fy को dy के साथ और fz को dz के साथ। यहां पे मैं -2 को बाहर निकाल ले रहा, क्या बचेगा? x dx। फिर यहां पे 3 को हम बाहर निकाल ले रहे हैं, क्या बचेगा? y² dy, y² dy। यहां पे k लिखा है मतलब 1 है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? dz। लिमिट पुट करना है, x की लिमिट -2 से लेके 2 तक, y की लिमिट -1 to -2, और इसकी लिमिट -1 to 1। यही हो जाएगा। कई लोग होंगे इसमें जो उल्टा लिमिट रखे होंगे, एक आध दो वैसे भी होंगे भी। -2 बाहर निकला, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² 2 -2 to 2 +3 y² y³ 3 -1 to -2, और dz का इंटीग्रेशन z -1 to 1। सो जो क्वेश्चन को जानबूझ के इस तरह से दिया हुआ था कि एटलीस्ट ये फ्रैक्शन में ना आए। जब फ्रैक्शन में नहीं आया तब इतने डिफरेंट टाइप के आंसर आए। सोचो ये फ्रैक्शन में होता तो न जाने कितने आंसर होते। तो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहां पे बचा है माइनस। अब यहां पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, राइट? प्लस यहां पे लिखेंगे -2 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 1 -1। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 -2 का क्यूब 4, यही हो जाएगा। 4 - 4 कितना? और यहां माइनस है, 0 ही रहेगा। ये टर्म हो गया कितना? 0। -2 का क्यूब कितना? -8, और -1 का क्यूब कितना? -1। माइनस और माइनस, तो -8 + 1 कितना? -7। 1 -1 कितना हो गया? +2। तो आंसर कितना आएगा? -5 जूल। समझ में आ रहा है? यहां पे एक नोट लिखना है बेटा, और प्रोबेबली रेड पेन से लिखो अगर तुम्हारे पास रेड पेन है तो। एक नोट लिखना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, लिखो। और बिल्कुल ऐसे हिंदी में, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, क्योंकि गलती बेटा वहीं पे करोगे जहां पे सबसे ज्यादा केयरलेस हो जाओगे। जहां पे क्वेश्चन आसान लगा, हाँ इस तरह से, वहीं पे गलती। ये एक सबूत है इस तरह का, और ऐसा नहीं मैं अभी दूसरा क्वेश्चन दे उसमें भी मेरे को 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 8 से 10 आंसर मिल जाएंगे,
राइट। इतने सारे आंसर अगर अलग अलग आ रहे हो, वो भी तब जब आधे से ज्यादा लोगों के आंसर अभी पूछे ही नहीं है, थोड़ा सा और होगा 10-12 और अलग अलग आंसर आएंगे। तो ध्यान रखना है, और ये हर साल का है, यहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होता ही होता है, थोड़ा क्या करना है, केयरफुल रहना है। क्लियर है ये? चलो नोट करो बेटे से जल्दी से। तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। कर लिया? तो वेरिएबल फोर्स में पहला एग्जांपल हमने लिया है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर टाइम के साथ ये क्या करेगा, वेरी करेगा, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये रब कर दो पूरा। देखो पहले समझ लेना, उसके बाद नोट करना है। मान लो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है लेट्स से 1 किलोग्राम, 1 केजी का मास है, और उसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जा रहा है। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है क्या, t³/3 ऐसे दे दिया है। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। राइट, 2 सेकेंड में क्या करना है, वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स, जो भी यहां पे फोर्स होगा वो। अब इस तरह के क्वेश्चन को बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। इनफैक्ट 1-2 बुक्स भी हैं जिसमें गलत तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई इसका सॉल्व करने का गलत तरीका क्या है, ताकि वो गलती हम रिपीट ना करें। तो इसका सही तरीका क्या है वो तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि भैया क्या नहीं करना है। राइट, पहले हमें देख लेना है कि इसको सॉल्व करने का गलत तरीका क्या है। क्या पूछा हुआ है, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, t³/3। सबसे पहले हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो हमने यहां लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds/dt। हम यहां पे लिखेंगे d/dt ऑफ t³/3, तो 1/3 बाहर निकलेगा, और t³ का डिफरेंशिएशन 3t², 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी मिल गया मुझे क्या, t²। इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और बार डिफरेंशिएट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, जिसको हम क्या लिखेंगे, dv/dt। तो हमने लिखा d/dt ऑफ वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे मिल गया एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन मिल गया है तो मैं अब क्या निकाल सकता हूं, फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स निकाला जा सकता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास गिवन है कितना, 1 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया है क्या, 2t, तो ये आ गया क्या, 2t। तो फोर्स का इक्वेशन मिल गया मुझे क्या, F इज इक्वल टू 2t। टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, इसका मतलब है फोर्स कैसा है, वेरिएबल। अब मुझे वर्क डन निकालना है किसमें, 2 सेकंड में। तो मैंने बोला एट 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फोर्स की वैल्यू पुट की मैंने 2 × 2 कितना, 4 न्यूटन। ये पहला मिल गया मुझे। फिर मैंने निकाल लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे t³/3 से, तो 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया, 8/3 मीटर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं F × S से। फोर्स है हमारे पास 4, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8/3। आंसर आएगा कितना, 32/3 जूल। ऐसा नहीं करना है, राइट। ये जो है ये गलत तरीका है। थोड़ी देर के तुम भूल गए थे, राइट, कि हम गलत तरीका यूज कर रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए तुम भूल गए, तुमको लगा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या गलत, सर हमें तो सही लग रहा है सर, हम तो कहां पे सॉल्व करते करते
किस स्टेप में हमने यहां पे गलती कर दी? एट 2 सेकेंड्स। समझो बेटा, फोर्स की वैल्यू, जो फोर्स का इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 2t। इसका मतलब जो फोर्स है वो क्या है? वेरी कर रहा है। अगर वेरिएबल है और अगर मैंने t इक्वल टू 2 रख दिया, मतलब मैंने दूसरा सेकंड जब कंप्लीट हुआ है तब मैंने फोर्स निकाला है। और फोर्स की वैल्यू मैंने यहां पे कांस्टेंट रख दी, कितनी? 4 न्यूटन। 0 से लेके 2 सेकंड तक क्या फोर्स 4 न्यूटन था? 1 सेकंड में अलग था, 1.5 में अलग था, 0.5 में अलग था, 2 में अलग था। अरे वो भी छोड़ो, 0.1 में अलग था, 0.2 में अलग, 0.3 में अलग, 0.4 में अलग, 0.1 में अलग, 0.11 में अलग, 0.12 में अलग। बात आ रही समझ में? हर टाइम पे फोर्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जबकि यहां पे हमने सीधा क्या कर दिया? 2 रख के फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी? 4 न्यूटन। और उससे अगर हम आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? गलत ही आएगा। सोचो, ऐसा मेथड जिसको सॉल्व करते करते हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि ये गलत तरीका है, इसको कितने लोग गलत करेंगे? अरे वो भी छोड़ो, 1 से 2 बुक में ये गलत तरीका, और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मैंने क्या किया, उठाया हुआ है यहां पे, जो नीट में आया हुआ है। वैल्यू हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, मास वगैरह का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इक्वेशन यही दिया हुआ है। और इसका सॉल्यूशन कई बुक्स में गलत है। अगर बुक्स में गलत है तो कई टीचर भी गलत पढ़ा रहे होंगे। कितना मजेदार होगा अगर बाकी लोग गलत कर दे तो। कॉम्पिटिशन यही तो है। इसीलिए सबसे पहले मैंने बता दिया कि भैया क्या नहीं करना है। तुमको भी ये सामने क्या करना होगा? लिखना पड़ेगा, और हल्का सा इस तरह से कट करना होगा। हल्का इस तरह से कट कि तुमको पता रहे कि भाई गलत है और क्या गलती है वो सामने होनी चाहिए। अगर गलती सामने रहेगी तो गलती रिपीट नहीं होगी। अदरवाइज बहुत लोग इसको लिखते नहीं और 2 से 3 महीने बाद जब रिवीजन कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके लाते हैं, सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तो भैया पहले ही बता दिया कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते, और वो सामने होना चाहिए। पूरा प्रॉपर लिख के हल्का सा कट करना है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं ऊपर रॉन्ग मेथड, और इसी को देखने लग जाते हैं। ऐसे भी बुद्धिमान लोग। अरे आ रही बात समझ में? अब हमें देखना है इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, राइट? इसका जो करेक्ट मेथड होगा वो क्या होगा, वो हमें देखना है। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें फोर्स तक का इक्वेशन तो निकालना ही पड़ेगा, और वो निकालने का तरीका वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को क्या करो? डिफरेंशिएट करो। एक और बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? फोर्स का इक्वेशन। तो हमें यहां पे मिल गया इक्वेशन ऑफ फोर्स कितना? 2t। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। और वर्क डन निकालेंगे, सिंस ये वेरिएबल है, किससे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेशन। हम लिखेंगे यहां पे f डॉट ds। f डॉट ds लिखा। जैसे हमने यहां पे लिखा 2t इंटू ds, हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है। याद करो, कल के क्लास में मैं ये बोल रहा था कि वेरिएबल फोर्स दोनों तरीके का होगा। एक होगा एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा वो क्वेश्चन और मजेदार होगा। पहला मजेदार का ये, बहुत लोग इसको गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा, जब तुम सॉल्व करना शुरू करोगे, अगर तुमने इंटीग्रेशन सही तरीके से पढ़ा है, तुम खुद समझ जाओगे कि यहां पे क्या दिक्कत आ रही है। यहां पे दोनों अलग अलग फंक्शन है, राइट? टाइम अलग है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे? ds के साथ। इसे हमें सिमिलर फंक्शन में लाना पड़ेगा। जब तक हम इसे सिमिलर फंक्शन में नहीं लाएंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे। अब सिमिलर फंक्शन में कैसे लाएं? तो ध्यान दो बेटा, यहां पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है, ds बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यही आया है हमारे पास, राइट? ds बाई dt इज इक्वल टू आ गया क्या? टी स्क्वायर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर dt। तो ds को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्म में? राइट, टाइम के फॉर्म में। s दिया हुआ है तो s को ds बाई dt लिखो। ds बाई dt सॉल्व करने पे टी स्क्वायर आ रहा था, ये ds बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस ds की वैल्यू को पुट कर देना है यहां पे। अगर हम उसको क्या कर दें, वहां पे पुट कर दें, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, इसको मैं रब कर दे रहा ऐसे, है ना? हम लिख दे रहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो वर्क डन है, राइट? f की जगह पे लिखा है क्या? 2t इंटू ds की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? टी स्क्वायर। और इस तरह से हम क्या ले आएंगे? इसको सिमिलर फंक्शन में ले आएंगे। ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया? 2t क्यूब dt। बोला है 2 सेकंड में, 2 सेकंड अगर बोला है तो हम यही मान के चलेंगे इनिशियल 2 सेकंड में, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक उसकी लिमिट हो गई। अगर स्पेसिफाई कर देगा 6 से लेके 8 के बीच में, 8 से लेके 10 के बीच में, तब तो लोअर और अपर वही हो जाएगा। बट अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम इनिशियल 2 सेकंड ही क्या करेंगे? लेके चलेंगे। 2 बाहर निकल जाएगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 लिमिट 0 to 2।
राइट, इससे ये कैंसिल होगा तो t टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 बचेगा, इससे कैंसिल हो गई। इक्वेशन लिखेंगे 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2, 16 बाई 2 कितना 8 जूल। आंसर आएगा हमारा 8 जूल। इसको सॉल्व करने का, ये जो मैंने क्या क्या सॉल्व करवाया है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इस तरीके के साथ एक दिक्कत है। प्रॉब्लम ये बेटा कि यहां पे तो चलो मैंने एक ही इक्वेशन दिया है। मान लो इक्वेशन ऐसा होता है s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू t टू द पावर 4 प्लस t क्यूब प्लस 2t, तो 3 आ गए यहां पे। उससे होता ये कि जब तुम ds बाई dt निकालते हो तो यहां पे 2 या 3 आते हैं, यहां पे 3 है, यहां पे 2 आ रहे हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इक्वेशन है वो लेंदी होता जाएगा, और अगर इक्वेशन लेंदी होता जाएगा तो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। एक प्रॉब्लम इसके साथ ये होता है। तो इसको सॉल्व करने का सेम इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब उस टॉपिक को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल क्या ये तरीका आया समझ में? क्या नहीं करना है समझ में आ गया? दोनों ही तुमको क्या करना है, लिखना है। चलो लिखो बेटे से। लिख लेना, राइट, हल्का सा कट कर लेना उसको। पता चला कि इसको तुम देख ही नहीं रहे और यही याद कर लिया तुमने। देखो बेटा, तो थर्ड केस हमने देखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, या उसको हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स से जो वर्क डन है वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चौथा केस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। अभी टॉपिक नहीं डालना है, समझो। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि भाई जो वर्क डन है उसको लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू एस से। मान लो हमने क्या किया, कोई ग्राफ लिया है, इस ग्राफ में वाई एक्सिस में हमने ले लिया फोर्स और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये निकलेगा किससे, वाई इंटू एक्स। और जब जब ग्राफ में वाई इंटू एक्स निकालना होता है हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। ये हमने बेसिक के टाइम पर ऑलरेडी क्या किया, सीखा हुआ है। डाउट यहां पे आता है कि मान लो हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ है, राइट, जिसमें फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी। अब इसका एरिया लेट से हमने कंसीडर कर लिया कितना, A1, और इसका एरिया कंसीडर कर दिया कितना, A2। कंफ्यूजन ये है कि अगर मुझे वर्क डन क्या करना है, निकालना है, तो क्या मैं इन दोनों एरिया को ऐड करूंगा, या ये पॉजिटिव है तो इसको प्लस लिखेंगे और ये माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे, राइट। कंफ्यूजन ये है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन अगर निकालना है, तो क्या मैं A1 प्लस A2 करूं या A1 माइनस A2 करूं। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ प्लस रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन दोनों है, इसमें समझ में आ रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है और ये उसका अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स का नेगेटिव होना मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। क्या मैं इसमें दोनों को ऐड करूं या प्लस को प्लस और माइनस को माइनस लिखूं, ये समझ में आया? अब प्लस करना है या माइनस करना है ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ फोर्स पे, कि हम जो फोर्स ले रहे हैं वो किस टाइप का है। फोर्स के यहां पे हमें दो टाइप क्या करने पड़ने हैं। एक हमें देखना है जिसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं अभी पूरा डेफिनेशन सब कुछ क्या कर दूंगा, लिखा दूंगा, पहले समझते। अब देखो, नाम दिख रहा है कंजर्वेटिव और दूसरा दिख रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ लोग इसको पढ़े होते हैं, कुछ लोग को ये आइडिया होता है, और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली तुमको इसका डेफिनेशन ये बताया गया होगा कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसपे जो वर्क डन है या जो वर्क डन है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, पाथ पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे हैं जिनसे वर्क डन डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ पे। जिन्होंने भी सुना होगा यही डेफिनेशन बताया गया है, समझो। ऑल्दो ये जो पॉइंट है वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या है, बिल्कुल ट्रू है, बट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का डेफिनेशन ये नहीं, राइट, डेफिनेशन ये नहीं है। इसके लिए जो पॉइंट तुमको बताया गया ये बिल्कुल ट्रू है, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर तुम नाम देखो, नाम में दिख रहा है बेचारा कंजर्वेटिव, मतलब कुछ कंजर्व हो रहा होगा,
तो भैया जिससे उसका नाम पड़ा है पहले तो वही देख लो, जिससे नाम पड़ा मतलब वही तो उसको डिफाइन कर रहा होगा। तो नाम भी दिख रहा है कंजर्वेटिव, मतलब ये क्या कर रहा होगा, कुछ कंजर्व कर रहा होगा। नॉन कंजर्वेटिव मतलब यहां पे कुछ ऐसा होगा जो कंजर्व नहीं हो रहा होगा। तो क्या कंजर्व होता है या नहीं होता है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है वो, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो जो कंजर्व होता है और जो कंजर्व नहीं हो रहा है वो है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ दो एनर्जी आती है, कौन कौन सी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रही, भले एक दूसरे में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर ये कंजर्व नहीं रहा तो हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये इनका मेन डेफिनेशन होता है, ये इनका मेन डेफिनेशन होता है। अब कंजर्व क्यों रहेगा या क्यों नहीं रहेगा वो समझो। लेट से हम बात करें रेसिस्टिव फोर्सेस की। तीन हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। अगर कहीं पे फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी का क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है। वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड और लाइट। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगा तो क्या वो कंजर्व रह पाएगा, नहीं। तो ऐसे फोर्स जो रेसिस्टिव होते हैं, जो एनर्जी का लॉस कराते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिंस उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है और वो कंजर्व नहीं रह सकता। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ये होगा इनका मेन डेफिनेशन। ये अलग बात है कि कंजर्वेटिव में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है। ये भी ट्रू है, बट ये इनका मेन डेफिनेशन नहीं है। दोनों में अंतर होता है बेटा। इमेजिन करो, एक एग्जांपल दे रहा मैं तुमको कि मैं हर दिन 11:30 बजे क्लास लेने आ रहा, राइट, हर दिन 11:30 बजे आ रहा, और जैसे ही मैं यहां पे आ रहा हूं मेरे को चाय ला के दे दिया जा रहा है। तो मैं यहां पे जैसे 11:30 बजे आ रहा, क्लास ले रहा और चाय पी रहा। तो नो डाउट ये बिल्कुल सही है कि हर दिन 11:30 पे जब मैं क्लास लेने आ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा, चाय पी रहा। लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछा या तुमसे किसी ने पूछा कि सर 11:30 बजे इस रूम में क्यों आते हैं, और तुमने आंसर दिया चाय पीने के लिए, तो फैक्चुअल एक तरीके से गलत है। कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि सर 11:30 बजे चाय नहीं पी रहे, सही है। लेकिन क्या ये सच में ट्रू है कि मैं यहां पे 11:30 बजे इस क्लास में चाय पीने के लिए आता हूं? मेन काम क्या है, पढ़ाने। तो मेन ये है कि मैं 11:30 बजे इस क्लासरूम में इस पोजीशन पे मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। ये भी ट्रू है कि जब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा तो मैं साथ साथ क्या कर रहा, चाय भी पी रहा। लेकिन ये बोलना कि 11:30 बजे चाय पीने के लिए आ रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से गलत है। जबकि ये बिल्कुल सही है कि हाँ 11:30 बजे मैं चाय पी रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह से जितना रिडिकुलस ये स्टेटमेंट लग रहा है, कहीं उसी टाइप से ये भी है। ये बिल्कुल ट्रू है कि कंजर्वेटिव में, राइट, कंजर्वेटिव में, राइट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका ये मेन डेफिनेशन नहीं है। सिंस ये कंजर्व है इसलिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दोनों चीजें समझो। अगर तुमको कभी बोला जाए भाई पुलिस क्यों बनाया गया या चोरी क्यों हो रही है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे कि पुलिस है इसलिए चोरी हो रही है। भाई चोरी हो रही है इसलिए, तो कॉज क्या और इफेक्ट क्या है, ये मेन चीज जानना है। क्लियर है ये? आज के बाद जब भी हम पूछेंगे कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, यही बोलना है कि कंजर्वेटिव वो फोर्स है जिसपे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रहा है क्योंकि किसी भी टाइप का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसमें एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब देखते हैं ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तुमको एग्जाम्पल में इनका याद रखना है। इसके 3 एग्जाम्पल है, वो याद रखना है। बाकी सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कंजर्वेटिव। तो लेट्स से कंजर्वेटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। मान लो हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, मान लो ये 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। अगर मैं इसको यहां से इस पोजीशन से यहां तक ले जाऊं तो इस पे फोर्स किधर लगा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। इस पे फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इतना नीचे जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, और उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी जो डिपेंड करेगा mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो अगर मैं इसको पकड़ के वापस यहां तक ले आऊं सेम ओरिजिनल पोजीशन में,
तो क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बदली? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लगेगा? mg, अभी भी उतना ही लग रहा है। क्या यहां से वापस लाने में डिस्प्लेसमेंट बदला? क्या बदल गया? एंगल बदल गया, राइट? पहले फोर्स भी नीचे था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था। अब जब मैं ऊपर ला रहा हूं तो फोर्स अभी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऊपर। एंगल कितना? cos 180 की वैल्यू पहले जब नीचे जा रहा था तो cos 0 मतलब 1, जब ऊपर आ रहा तो cos 180 माइनस मतलब -1। इसका मतलब हुआ नीचे जाते समय जितना इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ है, वापस जब यहां पे लाए उतना ही नेगेटिव वर्क हो गया, उतना ही नेगेटिव वर्क। अगर मैं बोलूं यहां तक जाना और वापस यहां तक आने में नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? 0। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना ग्रेविटी ने इसमें पॉजिटिव वर्क किया था, इतने वापस लाने में उतना ही क्या कर दिया है? नेगेटिव वर्क कर दिया है। और नेट कितना हो गया? अब ध्यान दो जरा, इनिशियल पोजीशन भी यही था और फाइनल पोजीशन भी, तो ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस पे? पोजीशन पे, ना कि पाथ पे। देखा जाए तो ये जाके वापस आ गया है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। बात आई समझ में? तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? हमें देखना पड़ता है कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे, ना कि। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रिक्शन का। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रिक्शन का। इमेजिन करो कि हमारे पास एक सरफेस है और यहां पे क्या है? फ्रिक्शन है। यहां पे एक m मास है जिसको सबसे पहले मैं A से B के तरफ लेके जा रहा, मैं लेके जा रहा, क्योंकि फ्रिक्शन खुद नहीं ले जा सकता। तो मैं लेके गया इसको कहां से कहां? A से B। जब मैं इसको A से B लेके जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। मान लो मैं A से B लेके जा रहा और मैंने बोला ये डायरेक्शन क्या है? राइट। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? लेफ्ट। डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, डायरेक्शन फ्रिक्शन का किधर है? लेफ्ट की तरफ। एंगल कितना? और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? नेगेटिव। क्लियर है ये? अब अगले बार मैं इसको B से A की तरफ ला रहा, राइट? B से A की तरफ ला रहा, मतलब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा किधर? लेफ्ट। क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी भी उधर ही रहेगा? अब फ्रिक्शन ने डायरेक्शन क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, अभी भी एंगल कितना? और 180, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये कैंसिल होगा? जाते समय भी नेगेटिव वर्क किया था, आते समय भी नेगेटिव वर्क किया था, क्या नेट 0 हुआ? इसका मतलब है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं हो रहा। इसको मैं इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे, राइट? इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, पर नेट वर्क डन 0। इसका मतलब है डिपेंड कर रहा है किस पे? भैया कितना घुमा के लाए हो। जितना ज्यादा तुम उसको घुमा के लाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा। भले इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, उसके बावजूद वर्क डन 0। रीजन ये है कि जो रेसिस्टिव फोर्स है वो अपना डायरेक्शन क्या करते रहते हैं? चेंज करते हैं। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स देखे थे, पहले भी नीचे लग रहा था और बाद में भी। इसलिए जब एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव था और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कैसा था? लेकिन रेसिस्टिव फोर्सेस में जनरली क्या है? चाहे लेके जाओ चाहे वापस लाओ, वर्क डन कैसा है? नेगेटिव है। खुद इमेजिन करो, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां तक क्या करूं? धक्का दूं और फ्रिक्शन वाला सरफेस है, और दूसरा मैं घुमाते हुए वहां से यहां तक लाऊं, क्या दोनों केस में बराबर वर्क करना पड़ेगा मुझे? राइट? पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर कम पाथ है तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और अगर लंबे पाथ से घुमा के लाऊंगा तो मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। बात आई समझ में? अब तुम खुद इमेजिन करो, अगर ये फोर्स कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। अगर ये फोर्स कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। मतलब अगर ये पॉजिटिव वर्क डन है तो ये क्या होगा? इसका मतलब है कंजर्वेटिव में क्या लिखोगे? A1 माइनस A2। और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो भैया जाते समय भी वर्क करना पड़ेगा, आते समय भी। तो वर्क डन क्या लिखोगे? A1 प्लस A2। यहां पे भी बहुत लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि कब ऐड करना है और कब माइनस करना है। ये भी डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा है। बात आया समझ में? तो फोर्थ केस को देखने से पहले थोड़ा सा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या कर ले रहे हैं? प्रॉपर तरीके से लिख ले रहे हैं। समझ में आ गया है? राइट? एक चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ लिखना है तुमको कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे साइड लिखना है
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहला पॉइंट लिखना है कंजर्वेटिव में, राइट, फोर्सेस by which mechanical energy is conserved during work done. Mechanical energy is conserved during work done. उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव की तरफ लिखना है मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी को अंडरलाइन करना बेटा। मैकेनिकल एनर्जी जो लिखा हो तुमने उसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड पॉइंट लिखना है कंजर्वेटिव में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depend upon the path. Work done by conservative force does not depend upon the path, right? जबकि नॉन कंजर्वेटिव में लिखना है डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तीसरा पॉइंट लिखना है कंजर्वेटिव में, इन F वर्सेस S ग्राफ, in F versus S graph, right, force versus displacement graph, to calculate the work done, area is added with sign. Area is added with sign. जबकि नॉन कंजर्वेटिव में लिखना है एरिया इज एडेड विदाउट साइन। एरिया इज एडेड विदाउट साइन। रेफरेंस के लिए तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, ऐसा एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हो, राइट। ग्राफ है हमारे पास कैसा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का लेट से ग्राफ है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका एरिया है लेट से A1 और ये एरिया है क्या, A2। तो ये प्लस और ये माइनस है, तो वर्क डन हम साइन के साथ ऐड करेंगे, तो प्लस को प्लस और माइनस को, जबकि इधर पे अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2। रेफरेंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्पल तुमको याद रखने इसके नॉन कंजर्वेटिव के, तो क्या क्या याद रखना है हमें, राइट, एयर रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें जैसे कूलम्बिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, टेंशन एटसेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के।
डन। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सबको तुम क्या कर सकते हो, कंजर्वेटिव में कंसिडर कर सकते हो। अब देखो बेटा, लेट्स से क्वेश्चन आ ही गया इस तरह से, और वहां पे क्या कर दिया है, सिर्फ लिखा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर इस फोर्स की जगह पे लिखता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, तब तो हम देख के समझ जाते कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। या तो फोर्स लिखे तो बता दे कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन मान लो क्वेश्चन आ ही गया जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि भाई ये फोर्स कौन सा है, कैसा है, क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या लेके चलेंगे, कंजर्वेटिव। क्योंकि बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रेजेंस है वो कंडीशनल है। फ्रिक्शन अगर है तो बताना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस है तो बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो क्या लेके चलेंगे, राइट। अगर नहीं बताया तो इन सबको नेग्लिजिबल लेके चलेंगे और हर फोर्स को हम क्या मानेंगे। इसका मतलब अगर नहीं बोला गया है तो कंजर्वेटिव ही लेके चलना है। तो एक नोट लिखना है यहां पे, if nothing is given about force, if nothing is given about force, then we will consider it as conservative force. We will consider it as conservative force. तो अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, कंजर्वेटिव है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना है तुमको कि सही है या गलत है, राइट। एक स्टेटमेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी अप्लाइड, राइट। स्टेटमेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी अप्लाइड, राइट। ट्रू या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। हम यहां पे मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर कहीं पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स है तो नो डाउट मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। बट फ्रिक्शन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है, मान लो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है इस तरह से जो घिसते हुए और बाद में जाकर रुक गया, तो फ्रिक्शन की वजह से यही काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, हीट एनर्जी में, या साउंड एनर्जी में, या लाइट एनर्जी में। तो बेटा भले काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जा रहा है, लेकिन ये भी कन्वर्ट हो रहा है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहां पे फ्रिक्शन होता है वहां पे क्या, हीट भी जनरेट हो सकता है, राइट। अगर मेटालिक सरफेस है तो साउंड और लाइट भी जनरेट हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अलग है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग है। तो ये भी नोट करके लिखना है हमें, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, in presence of non-conservative force, conservation of energy can be applied. In presence of non-conservative force, conservation of energy can be applied. क्लियर है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो दोनों जगह पे अंडरलाइन करा दिया, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अंडरलाइन कराया है और वहां पे मैकेनिकल एनर्जी, तो वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या तुम मुझे कोई ऐसा सिनारियो बता सकते हो जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल ना हो, कोई ऐसा केस जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ना लगे, सोचो। सुना होगा, कभी पढ़ा होगा सिलेबस में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। ये क्या, कोई ऐसा टॉपिक तुमने पढ़ा हो, कोई ऐसा प्रोसेस तुमने पढ़ा हो जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ना लग रहा हो। हिंट, मॉडर्न फिजिक्स में ये टर्म सुना है कभी, मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन का मास में एक डिफरेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ये मास कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये देखा होगा तुमने।
अगर मास डिफेक्ट को मैं डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास कन्वर्ट हो गया। तो अगर मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, मतलब एनर्जी जनरेट हो गया, या न्यूक्लियस के अंदर या सन के अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो गया मास में, तो मास जनरेट हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। क्या ऐसे जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा पाएंगे? नहीं। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ये प्रेशर बहुत रेयर जगह पे पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर या सन के अंदर, सन के उस तरह पे कोर में, ऐसे जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल है। आइंस्टाइन के इक्वेशन के बाद सीधा सीधा यही बताया गया कि मास एनर्जी में, और एनर्जी रेयर केस में एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब एनर्जी जनरेट हो सकता है या एनर्जी कंज्यूम हो सकता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं होता। यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी क्या करते लगाते हैं कि मास और एनर्जी क्या रहेगा, साथ साथ कंजर्व रहेगा। बट ऐसा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स में, ऐसा सिर्फ और सिर्फ जब हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तब अप्लाई करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। इसमें हम बिना डरे आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट एज अ फिजिक्स के स्टूडेंट और जो सिलेबस में है, तुमको ये भी ध्यान रखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा। वहां पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। तुम चाहो तो इस पॉइंट को भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अगले पॉइंट को वो करके। इन क्वांटम मैकेनिक्स ब्रैकेट में मॉडर्न फिजिक्स लिख लो तुम। इन क्वांटम मैकेनिक्स, राइट, ब्रैकेट में मॉडर्न फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी इज applicable. मास प्लस एनर्जी इज applicable. क्लियर है ये? तो सारे स्टेटमेंट, सारे पॉइंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब जब हमने क्या कर लिया, सीख लिया है ना, मास डिफेक्ट जिनको नहीं आइडिया क्या है कैसा है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे, है ना। अब अगर हमने ये सीख लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, केस 4 देख सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है, राइट, कंपैरेटिवली काफी आसान है। केस 4 हम क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, राइट, एक तरीके से देख ही लिया हमने। तो यहां पे लिखना है केस 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। सीधा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्या कर सकते हो, दोनों ही तरीके को तुम देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से यहां पे हमने क्या किया है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। फोर्स दिया हुआ है किसमें, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट दिया है किसमें, मीटर में, राइट। उसी तरह का एक ग्राफ ले रहे हैं। लेट्स से हमने बोल दिया कि भाई ये 10 न्यूटन है, ये -5 न्यूटन है, ये 0 मीटर है, ये 10 मीटर है, और लेट्स से ये बोल दिया हमने 20 मीटर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फॉर 20 मीटर इफ द फोर्स इज, पहला है कंजर्वेटिव और सेकंड नॉन कंजर्वेटिव। दोनों ही केस में तुमको क्या करना है, बताना है कितना वर्क डन है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना, कर लो आराम से। वर्क डन कंजर्वेटिव में 25 जूल, नॉन कंजर्वेटिव में 75। तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेट्स से यहां का एरिया हमने निकाला A1 इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है तो किससे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो 10 इंटू 10 ये आ जाएगा कितना, 50 जूल, राइट। इसको अगर हम क्या करें, निकालें, तो हम निकाल सकते हैं A2 इज इक्वल टू हाफ बेस है कितना 10, हाइट कितना है 5, ये आ जाएगा कितना 25 जूल। अब अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव होता तो जो वर्क डन होता वो होता क्या, A1 माइनस A2, तो 50 माइनस 25 ये आ जाता 25 जूल। लेकिन अगर ये फोर्स कैसा होता, नॉन कंजर्वेटिव, तो वर्क डन कितना होता है, A1 प्लस A2, तो 50 प्लस 25 आंसर कितना आ जाता, 75 जूल। तो आई गेस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ में हमें और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्राफ ऑलरेडी हमने क्या किया है, सीखा हुआ है। जिस भी टाइप से ग्राफ होगा वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वर्क डन बेस्ड ऑन ग्राफ ये कई बार आएगा, ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स,
राइट। जब थर्मोडायनेमिक्स हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वर्क डन निकालना होगा और वो निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ से। वहां पे जो फॉर्मूला होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। अभी हम वर्क डन लिख रहे हैं क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एरिया और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ देखूं तो ये बताएगा चेंज इन वॉल्यूम, तो हो जाएगा P डेल्टा V। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के फॉर्मूले को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और F वर्सेस S का ग्राफ ना देके P वर्सेस V का ग्राफ देते हैं, और पूरा थर्मो ग्राफ से ही भरा पड़ा हुआ है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ दे दे और तुमसे पूछे फाइंड द वर्क डन, तो कैसे करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ से। क्लियर है ये? तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्क डन वाला पार्ट, जिसमें 4 वेराइटीज के क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन तो न जाने कितने बन सकते हैं। क्लियर है ये? कल की क्लास से हम क्या करेंगे, देखेंगे एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि आज जो एक क्वेश्चन किया था वो टाइम का फंक्शन वाला, उसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है ये? चलो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू।